रन सीरीज़ का नावल लिटिल डेविल और पार्ट 13 है। बड़ा ज़बरदस्त नावल था। कहानी कुछ ये हुई थी कि लिटिल डेविल्स का जो गैंग्स है जो बौनों पर मुश्तमिल है, लेकिन ऐसे बौने जिनकी शक्ल मासूम बच्चों जैसी है। उन्होंने वजारत दाखिला के सेक्रेटरी सर राशिद के बेटे आकिल को किडनैपिंग का मंसूबा बनाया था। तो अभी फ़िलहाल ये चैप्टर उसी हवाले से। तो आगे बढ़ते हैं। आकिल का सा होशियार और ज़हीन बच्चा था। वो शायद इस बच्चे के साथ कभी स्कूल से बाहर ना आता जो उसे डैडी की तरफ से बुलाने आया था। लेकिन आने वाले बच्चे के चेहरे पर मौजूद घबराहट देखकर वो परेशान हो गया। क्या बात है, कौन हो तुम? आकिल ने इस बच्चे से मुखातिब होकर कहा, जो प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर उसके इंतज़ार में खड़ा था। और चपरासी ने जो उसे गिलास से बुलाया था यही बताया था कि बच्चा उसे बुलाने आया है। मेरा नाम टॉमी है, आपके डैडी ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको घर ले जाऊँ। क्यों, क्या हुआ? आकिल डैडी का नाम सुनते ही घबरा गया। आपके डैडी को दिल का दौरा पड़ा है। मैं अपने डैडी के साथ आपकी कोठी पर गया था। मेरे डैडी डॉक्टर हैं। तो सर राशिद ने कहा कि आखिरी लम्हात में आकिल को देखना चाहते हैं। टॉमी ने जवाब दिया। और डैडी पर दिल का दौरा पड़ा है। और डैडी आकिल आखिर बच्चा ही था। अपने डैडी से उसे बेपनाह प्यार था, इसलिए डैडी की इस तरह की बीमारी का सुनते ही आकिल के हाथ पाँव फूल गए। आकिल ने मज़ीद कोई इंक्वायरी नहीं की, बल्कि टॉमी के साथ भाग खड़ा हुआ और फिर स्कूल से बाहर आ गया। जो टॉमी ने एक सुरंग की गार्ड में बैठने के लिए कहा। ड्राइविंग सीट पर एक लंबे कद का नौजवान बैठा था। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और कार तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। मेरे डैडी की क्या हालत है, वो ठीक हो जाएंगे? आकिल ने था घबराए हुए लहजे में कहा। घबराओ नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। इसने जेब से एक रुमाल निकल कर कहा। तुम्हारे मुँह पर स्याही क्या लगी हुई है? टॉमी ने कहा। लाओ मैं साफ़ करता हूँ। और इससे पहले कि आकिल उसे रोकता या खुद साफ़ करता, टॉमी ने इंतहाई फुर्ती से रुमाल आकिल के मुंह और नाक पर जमा दिया और आकिल को एक झटके से सीट पे गिरा दिया। आकिल ने तेज़ी से हाथ पैर मारे। इसकी आंखें फैलती चली गई और फिर चंद लम्हों बाद इसकी हरकत सुस्त होती चली गई और अब इसके साथ ही आकिल की आंखें भी बंद हो गई। टॉमी ने एक तवील सांस ली और रुमाल हटा लिया। आकिल बेहोश हो चुका था। चूँकि उनके कद ऊँचे ना थे, इसलिए इस तमाम कार्रवाई को बाहर से कोई ना देख सकता था। बेहोश हो गया। ड्राइवर ने पूछा। वो शायद बैक मिरर से तमाम कार्रवाई देख रहा था। अब हेडक्वार्टर चलो, टॉमी ने तेज़ लहजे में कहा। ड्राइवर से सर हिलाते हुए कार की रफ्तार तेज़ कर दी। आकिल को जब होश आया तो इसने अपने आप को एक छोटे से कमरे में पाया। वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में सिवाय इस बिस्तर के और कोई चीज़ ना थी। कमरे का इकलौता दरवाज़ा बाहर से बंद था। आकिल होश में आते ही तेज़ी से उठकर बैठ गया। वो सख्त हैरान था कि यहाँ कैसे पहुँच गया। आखिरी बात जो उसके जहन में मौजूद थी, किसने बच्चे ने उसका मुंह और नाक रुमाल से बंद किया था। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ मालूम ना था। आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हुआ कि उसे बाकायदा हुआ किया गया है। अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि शदीद ख़तरे में। जासूसी नावल पढ़ना आकिल की हॉबी थी और उसने बाहर अपने आप को नावल के हीरो की जगह रखकर तस्वुर में बड़े दलेराना कारनामे सर अंजाम दिए थे। लेकिन उसे कतई ये तवक्को नहीं थी कि कभी वो खुद ऐसे हालात का शिकार हो सकता है। आकिल ने सोचा कि इसे भी नावल के हीरो की तरह यहाँ से निकलना चाहिए। ये बात सोचकर आकिल के दिल में जोश की एक तेज़ सी लहर दौड़ी और फिर वो तेज़ी से बिस्तर से नीचे उतर कर खड़ा हो गया। इसी लम्हे आकिल की नज़रें अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पे पड़ी तो वो चौंक पड़ा। सुबह 10 बजे स्कूल से निकला था और अब घड़ी पर 12:30 का वक्त हो रहा था। इसका मतलब उसे बेहोश हुए 2.5 घंटे हो चुके थे। आकिल ने जासूसों के अंदाज में इधर उधर देखकर कमरे का जायज़ा लिया। दरवाजे के ऊपर काफ़ी बुलंदी पर एक रोशनदान मौजूद था जिसमें बड़ा शीशा लगा हुआ था। इसके अलावा कमरे से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता ना था। इसने दरवाजे को अंदर की तरफ खींचा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। रोशनदान जो कि काफ़ी बुलंदी पर था, इसलिए उस पर भी चढ़ ना सकता। आकिल ने बेचैनी से इधर उधर देखा और दिल में जासूसी किताबों में पढ़ी हुई सिचुएशन याद करता जा रहा था। लेकिन जहाँ मुजरिम जासूस इसी तरह कमरों में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल भागने में कामयाब हो जाते थे। इन मौजूदा सूरत हाल का कोई हल आकिल की समझ में नहीं आ रहा था। अभी आकिल सोचो बेशार में मसरूफ़ था कि अचानक बाहर कदमों की आवाज़ उभरी और आकिल चौंक कर तेज़ी से बिस्तर की तरफ बढ़ा और बिस्तर पर चढ़कर उस तरह लेट गया जैसे अभी तक बेहोश पड़ा हो। कदमों की छाप दरवाजे पर रुक गए और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आकिल ने एक आँख का किनारा
खोलते हुए दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजे एक झटके से खुला और फिर 2 मशीन गनों से मुसल्ला आदमी अंदर दाखिल हुए। अरे ये तो अभी बेहोश पड़ा है, अभी होश में आ जाएगा, एक ही थप्पड़ काफ़ी है। दूसरे ने बड़े सख्त लहजे में कहा। आखिल ने सोचा कि थप्पड़ खाने से बेहतर है खुद ही होश में आ जाए। चुनाचे उसने कराते हुए आँखें खोली और फिर एक झटके से उठ बैठा। हूँ यूँ आँखें मल रहा था जैसे उसे अपनी मौजूदगी पर हैरत हो। देखा थप्पड़ का नाम सुनते होश में आ गया। इस आदमी ने तंज़ीह लहजे में कहा, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? आखिल बेहतरीन अदाकारी कर रहा था। सुनो बच्चे, अगर तुमने हमसे ताउन ना किया और तंग ना किया तो बहुत बुरा होगा। उस आदमी ने आखिल को ठहराते हुए कहा, मैं ताउन करूँगा, मुझे मत मारो। आखिल ने हकीकतन खौफज़दा होते हुए कहा, क्योंकि वो देख चुका था कि वो दोनों आदमी शक्ल से ही ज़ालिम और जल्लाद नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने बॉस से मिलाएं। इस बार उसने नर्म लहजे में कहा और आखिल उछलकर बिस्तर से नीचे उतर आया। उनमें से एक ने आगे बढ़कर आखिल का बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे लिए हुए कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर एक तवील राहदारी थी। राहदारी के आखिर में एक मजबूत दीवार दरवाज़ा नज़र आ रहा था जो बंद था। इसके साथ ही एक और कमरे का दरवाज़ा मौजूद था। इन आदमियों ने इस दरवाज़े पर दस्तक दी। यस कम इन। अंदर से एक बारीक सी आवाज़ आई और दरवाज़ा खोलकर वो सब अंदर दाखिल हो गए। एक खासा बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक कुर्सी पर एक आखिल जितना बच्चा बैठा हुआ था। सामने टेलीफोन रखा था। इसने फ़ोन के रिसीवर पर कपड़ा रखा हुआ था। बॉस इसने वादा किया है कि हमसे ताउन करेगा। इन दोनों आदमियों ने कुर्सी पर बैठे हुए बच्चे से मुखातिब होकर कहा। आखिल इस बच्चे नुमा बॉस को देखकर हैरत से बुत बना रह गया। वो सोच भी ना सकता था कि 8-9 साल का बच्चा भी इतना ज़ालिम आदमियों का बॉस हो सकता है। आखिल के अंदर आते ही इस बच्चे नुमा बॉस ने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। टेलीफोन के साथ एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड रखा हुआ था। इसने आगे बढ़कर इसका बटन दबाया तो आखिल बुरी तरह उछला। वो हैरत से टेप रिकॉर्ड को देख रहा था जिसमें आखिल की अपनी आवाज़ें उभर रही थी। बुरी तरह चीख रहा था और बार बार अबू पुकार रहा था। सिसकी और चीखें भी आवाज़ में शामिल थी। बॉस ने मुस्कुराते हुए बटन ऑफ कर दिया और टेप रिकॉर्ड से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। तुम्हारा नाम आखिल है और तुम सर राशिद के बेटे हो। मेरा नाम बोमारो है। उस बच्चे ने बताया कि बहुत बड़ा मुजरिम है और उसके कदो कामत और शक्ल पर ना जाना वो बड़े बड़े पहलवानों को चुटकियों में मसल देता है। बोमारो ने अपना तारफ़ कराया तो आखिल खौफज़दा हो गया और उसने कहा, मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? बोमारो ने कहा कि हमें तुम्हारे बाप से एक फ़ाइल चाहिए। मैंने उसे फ़ोन कर दिया और उससे कल तक का वक्त दे दिया है। अगर तुम्हारे बाप ने वो फ़ाइल हवाले कर दी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बोमारो ने कहा, नहीं तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे अब्बू से बात कराओ। मैं नहीं कहता हूँ कि वो मेरी बात नहीं डालते, वो तुम्हें फ़ाइल दे देंगे, बल्कि 2-3 फ़ाइलें दे देंगे। आखिल ने घबराए हुए लहजे में कहा, वो मैंने ख़ुद तुम्हारी आवाज़ से टेप भरकर उसे सुना दिया। ये आवाज़ जो तुमने अभी सुना है, हम उसे दहशत ज़दा करना चाहते हैं। कल अगर उसने फ़ाइल देने से इनकार किया तो फिर मैं तुम्हें एक चांस दूंगा कि तुम खुद अपने बाप से बात कर लो। इसके बाद तुम्हें रजहशर होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। वो मारो ने सर लहजे में कहा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं खुद फ़ाइल अब्बू से लेकर तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम अभी बच्चों इन बातों को नहीं समझ सकते। नंबर 6। वो मारो ने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने उस आदमी को नंबर 6 कहकर पुकारा था जो आखिल को बाजू से पकड़ा था। यस बॉस। नंबर 6 ने मौदवाना लहजे में कहा। इसे दोबारा कमरों में बंद कहा। वो मारो ने कहा और नंबर 6 ने इस बात में सर हिला दिया और फिर आखिल को बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से ले आया। क्या वाकई तुम मुझे मारोगे? आखिल ने राहदारी में चलते हुए तकरीबन रो देने वाले लहजे में कहा। बिल्कुल मारेंगे। उस आदमी ने कहा कि वो हज़ारों बच्चों को मार चुका है और बड़ा ज़ालिम है। आखिल वाकई बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। आखिल को ले आने वालों ने पहले वाले कमरे में आखिल को बंद कर दिया और फिर कमरे से दरवाज़ा बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आखिल खामोश खड़ा बंद दरवाजे को देखता रहा। आखिल के जहन में धमाके हो रहे थे। उसे लग रहा था जैसे अभी दरवाज़ा खुलेगा और वो लोग छुरियाँ कुरानियाँ उठाकर अंदर आ जाएंगे और उसे ज़बह कर देंगे। लेकिन जब कदमों की छाप दूर जाकर सुनाई देनी बंद हो गई तो आखिल को कदरे इत्मीनान हुआ। लेकिन अब वो एक लम्हे भी वहाँ नहीं रहना चाहता था। अब उसे मौत अपने बिल्कुल करीब नज़र आ रही थी। चुनांचे उसने इधर उधर देखा और उसकी नज़रें एक बार फिर रोशनदान पर जम गई। इसे यही रोशनदानी ज़िंदगी का ज़रिया नज़र आ रहा था। हमारा मसला था रोशनदान तक पहुँचने का। दूसरे लम्हे आखिल को एक ख्याल आया और फिर वो तेज़ी से बिस्तर की तरफ लपका, लेकिन दूसरे लम्हे टटक कर रुक गया क्योंकि लोहे का बिस्तर ज़मीन में नस्ता। वरना उसे ये ख्याल था कि बिस्तर को दरवाजे के साथ खड़ा करके ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अब ये इरादा भी ख़त्म हो गया तो दरवाजे की तरफ बढ़ा। आखिल ने दरवाजे के हैंडल को ज़ोर से दबाया
लेकिन हैंडल बहुत सख्त था। और दरवाज़े के बाहर ताला भी लगा हुआ था। आखिर चलता मैं सोचता रहा, फिर वो तेज़ी से उछला और इसने दरवाज़े के ऊपर वाले हिस्से में लगी कुंडी को पकड़ना चाहा, मगर कुंडी उसकी कस से ऊँची थी। पूरी को ऊपर से उछलने के बावजूद उसका हाथ कुंडी तक ना जा सका। आकिल शदीद मायूस होकर वापस पलटा और फिर बिस्तर पर बैठ गया। आकिल के चेहरे से शदीद परेशानी नुमायाँ थी, नज़रें रोशनदान पर जमी हुई थी। उस बैठा सोच रहा था कि अचानक आकिल के दिमाग में ख्याल आया और वो उछल पड़ा। स्कूल में वो स्पॉटिंग में हिस्सा लेता था, इसलिए उसे कमंद बांधने और डालने का तरीका अच्छा आता था। उसने तेज़ी से उठकर बिस्तर की चादर खींची और फिर उसे पट्टियों की सूरत में बांधना शुरू कर दिया। जब इतनी पट्टियाँ बन गई जो उसका वज़न भी सार सकती थी और रोशनदान तक भी पहुँचा सकती थी, अब उसने इन पट्टियों के सिरे एक दूसरे के साथ बांधे। अब एक लंबी सी रस्सी तैयार हो गई थी। आकिल ने गौर से रोशनदान को देखा और फिर उसने अपना एक बूट उतारा और उसे रस्सी के सिरे पर इसी तरह बांध दिया कि रस्सी बूट के एन दरमियान में बंध गई। बूट बांधने के बाद आकिल ने रस्सी को कमंद की तरह घुमाया और फिर उसे बड़े माहिराना अंदाज में रोशनदान की तरफ एक हाथ खुले रोशनदान से टकराकर बूट वापस आया। आकिल ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसे नाकामी हुई। लेकिन आकिल ने मन ना रही वो कमंद फेंकता रहा और फिर एक बूट एक बार अध खुले हुए हिस्से से गुजरकर दूसरे खुले हिस्से में से निकल आया और आकिल का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। इसने रस्सी को ढीली लेनी शुरू कर दी। बूट वज़न की वजह से नीचे खिसकता चला आया और थोड़ी देर बाद बूट आकिल के पास पहुंच गया। अब रस्सी के दोनों सिरे उसके हाथ में थे और रस्सी रोशनदान के दरमियानी हिस्से से बंधी हुई थी। आकिल ने तेज़ी से बूट खोला और फिर उसके दोनों सिरों को मिलाकर गांठ लगा दी। फिर उसने कुर्सी से बूट पहनकर रस्से बांधे और डबल रस्सी को खींच कर देखा। इसके बाद रस्सी को पकड़कर वो दरवाजे से टिकाए हुए ऊपर खिसकता चला गया। वो उसकी रफ्तार काफ़ी कम थी, बार बार रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलता चला गया। फिर रोशनदान के करीब पहुंचकर उसने एक हाथ रोशनदान पर डाला और फिर उसे मजबूती से पकड़कर रस्सी छोड़ दी और दूसरा हाथ भी रोशनदान पर डाल दिया। वो दोनों हाथों से रोशनदान से लटका हुआ था। उसके जिस्म का पूरा खून सिमटकर चेहरे तक पहुंच गया था, लेकिन जान बचाने के लिए बुरी तरह रोशनदान से चिमटा हुआ था। फिर उसने एक हाथ घुमाकर बाहर किसी किनारे को पकड़ना चाहा और पैर दरवाजे की कुंडी पर जमा दिए। अब उसके जिस्म को सहारा मिल गया था। दूसरे लम्हे उसके हाथ ने बैरूनी किरानी को पकड़ लिया और उसे मजबूती से थामकर आकिल ने दूसरा हाथ भी किनारे पर जमा दिया और अपने जिस्म को हाथों की ताकत से ऊपर की तरफ खींचा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ खुले रोशनदान से बाहर की तरफ खिसकता चला गया। हर लम्हा क़यामत का लम्हा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि किसी भी लम्हे उसके हाथों की गिरफ्त ख़त्म हो जाएगी और वो धड़ाम से नीचे फर्श पर जा गिरेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रोशनदान से निकल जाने में कामयाब हो गया। अब वो एक स्टोर पर खड़ा था जो राहदारी की छत पर था। आकिल का पूरा जिस्म पसीने से शराब हो रहा था। चंद लम्हे वहीं बैठे सांसें लेता रहा। फिर तेज़ी से बजाय दरवाजे की छत पर दौड़ने के इसने कमरे की छत की तरफ दौड़ निगाह डाली। छत नज़दीकी थी। इसने उछलकर छत का किनारा पकड़ा और रोशनदान उसके किनारे पर पैर जमा था और दूसरे लम्हे छत पर पहुंच गया। छत पर उसे एक दर की मोटी सी शाख नज़र आई और वो दौड़ता हुआ इस शाख की तरफ बढ़ता चला गया। करीब पहुंचकर जब उसने दूसरी तरफ झाँका तो खुशी से इसकी चीख निकलती रह गई। दर इमारत से बाहर एक पतली सी गली में था और इसकी शाखें छत पर झुकी हुई थी। आकिल तेज़ी से शाख पर चढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ शाखों पर पैर रखता और तने से लिपट कर घसीटता हुआ गली में पहुंच गया। गली में पहुंचते हुए ताशा एक तरफ दौड़ पड़ा, जहाँ उसे दूर से बड़ी सी सड़क नज़र आई जिस पर गाड़ियाँ, टैक्सी और बसें दौड़ती हुई साफ दिखाई दे रही थी। फिर जैसे वो सड़क पर पहुंचा, इसने करीबी एक स्टॉप पर बस को रुकते देखा तो तेज़ी से बस में सवार हो गया। बस सेक्रेटरीट कॉलोनी की तरफ जा रही थी, इसलिए उसे इत्मीनान था कि अब आसानी से अपने घर पहुँचेगा। आकिल की आंखों में बेपनाह मुसर्रत की चमक थी, क्योंकि वाकई उसने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। इतना बड़ा कारनामा कि बड़े फ़ख्र से अपने दोस्तों को बताया करेगा और वो उसकी बहादुरी, दलेरी, हिम्मत के कायल हो जाएंगे। बस कॉलोनी की तरफ बढ़ती जा रही थी। पार्ट 13 एंड।